स्टार्ट करते हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी अनदर सेशन फॉर कैफ 5 स्प्रिंग 2025 अटेम्प्ट। सर लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्टैंडर्ड देख रहे थे, और जो लास्ट हमारा सेशन कंडक्ट हुआ था उसमें हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कॉन्सेप्ट्स का रिकैप कर लिया था। जो लास्ट सेशन जो हमने कंडक्ट किया था, लास्ट सेशन में हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट IFRS के स्टैंडर्ड के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमने डिस्कस कर लिया था कि फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, डेट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इनको हम किस किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं और इनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन में हमारे पास कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं, और किस तरह से इन डिफरेंट तरह की डेट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल लायबिलिटी की इनिशियल मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होगी। डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम किस तरह से अकाउंट फॉर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल लायबिलिटी से पर्टेनिंग एक इलस्ट्रेशन, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कवर किया था कि अगर हमारे पास फाइनेंशियल लायबिलिटी एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है तो इनिशियली आप फेयर वैल्यू पे मेजर करोगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करोगे, सब्सिक्वेंटली IRR के हिसाब से इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे और हर ईयर एंड पे अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे लेकर आओगे। लेकिन अगर हमारे पास फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L हो तो इसे हम इनिशियली फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शन के एक्सपेंस आउट करेंगे, हर साल के आखिर में कूपन के हिसाब से इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे और अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी को फेयर वैल्यू में लेकर आएंगे। यहाँ पर जो भी हमारे पास फेयर वैल्यू का गेन और लॉस होगा वो हमारा P&L में रिकॉग्नाइज होगा, एक्सेप्ट कि लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में चेंज आता है एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज ऑफ आवर क्रेडिट रेटिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज ऑफ आवर क्रेडिट प्रोफाइल। तो इस चीज को हमने P&L में नहीं बल्कि OCI में रिकॉर्ड करना है। फिर हम फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट, फिर हम फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट से पर्टेनिंग इलस्ट्रेशन देख रहे थे, और इस इलस्ट्रेशन में हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव डेट इन्वेस्टमेंट का डेटा था। क्विकली अगर इस सवाल को मैं रिकैप करवाऊं, 1 जनवरी 2016 पे हमारी कंपनी तबीब लिमिटेड ने 2 मिलियन डिबेंचर्स बाय किए थे जिनकी फेयर वैल्यू 100 रुपए थी, और हमने हर डिबेंचर 92 की प्राइस पे बाय किया था। इस डिबेंचर को बाय करने के लिए 92 की प्राइस और हमने 3 मिलियन की ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की थी। इस डिबेंचर पे 2016 में कूपन रेट 0% था, 2017 में 6% था और सब्सिक्वेंट ईयर्स में 10% था, और इसका जो IRR कैलकुलेट किया गया था वो दैट वाज 8.9%। फिर हमारे पास इन 2 मिलियन डिबेंचर्स की 1 जनवरी 2016 यानी कि एक्विजिशन डेट पे और अगले 3 सालों के ईयर एंड पे हमारे पास इन 2 मिलियन डिबेंचर्स की फेयर वैल्यूज अवेलेबल थी, और 2 जनवरी 2019 पे हमने इन डिबेंचर्स को 84 के हिसाब से बेच दिया था, और डिस्पोजल के वक्त हमने 1 मिलियन की ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की थी। इस इलस्ट्रेशन में हमें इस डिबेंचर को 3 केसेस में सॉल्व करना था। व्हाट इफ कि अगर हम अपनी डिबेंचर्स को अमोर्टाइज कॉस्ट में मेजर करें, व्हाट इफ कि हम अपने डिबेंचर्स को फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में मेजर करें, व्हाट इफ कि अगर हम अपने डिबेंचर्स को फेयर वैल्यू थ्रू OCI भी मेजर करें। लास्ट सेशन में हमने अमोर्टाइज कॉस्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अमोर्टाइज कॉस्ट वाले पार्ट में हमने पहले डिबेंचर की इनिशियल रिकॉग्निशन की थी, हमने पहले डिबेंचर की इनिशियल रिकॉग्निशन की थी फेयर वैल्यू पे। हमारे पास 2 मिलियन डिबेंचर्स थे जिनकी 1 जनवरी 2016 पे फेयर वैल्यू थी 186 मिलियन, तो हमने इसकी इनिशियल रिकॉग्निशन की थी फेयर वैल्यू पे, प्लस हमने 3 मिलियन की ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की थी, तो हमने 3 मिलियन की ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कैपिटलाइज करके इसे 189 की डे वन पे वैल्यू पे रिकॉग्नाइज किया था। एक्चुअली हमने इन डिबेंचर्स को एक्वायर करने के लिए 92 रुपए के हिसाब से अमाउंट पे किया था, और 3 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो 187 से कैश क्रेडिट हुआ था, और कुछ हमारे पास गेन ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन आया था, चाहे अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू थ्रू P&L हो या फेयर वैल्यू थ्रू OCI हो। इनिशियल रिकॉग्निशन का जो गेन है वो हमारा P&L में ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा। देन हमने IRR को रखते हुए, डे वन की रिकॉग्नाइज्ड अमाउंट को रखते हुए अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाया था। पहले साल में कूपन 0, दूसरे साल में 6% और फिर 10% के हिसाब से। हर साल के आखिर में हमारे पास कूपन इनकम और कूपन की पेमेंट रिकॉर्ड हो रही थी, इंटरेस्ट इनकम और कूपन की पेमेंट रिकॉर्ड हो रही थी। और 2 जनवरी पे जब हमने इस इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज ऑफ कर दिया तो हमारे पास से इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, कैश, नेट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट डेबिट और गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल P&L में रिकॉग्नाइज हो गया था। तो इस इलस्ट्रेशन का जो पार्ट 1 था ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। देन हमारे पास सेकंड पार्ट में ये है कि कंपनी क्लासिफाइड द डिबेंचर एज फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी क्लासिफाइड द डिबेंचर एट फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। सर इस केस में सॉल्व करते हैं इसे जी। इसके अलग से कोई डेट भी नहीं हुई डिस्काउंट या नहीं, कर देंगे। देखें, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, डेट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो इनिशियल रिकॉग्निशन होती है ना वो फेयर वैल्यू पे होती है। इनिशियल रिकॉग्निशन जो होती है वो फेयर वैल्यू पे होती है।
आम हालात में अगर हमने एक एसेट या लायबिलिटी को डे वन पे बाय किया है, अनलेस कि एग्जामिनर कोई और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, हमारी जनरल असम्पशन ये होती है कि जिस प्राइस पे आपने फाइनेंशियल एसेट को बाय किया है ये उस दिन की फेयर वैल्यू है। इस सवाल में ऐसा नहीं था, इस सवाल में ऐसा नहीं था। इस सवाल में हमने ये 2 मिलियन डिबेंचर्स बाय किए थे 92 की प्राइस पे। 2 मिलियन इंटू 92 कितना आ रहा है? 2 मिलियन इंटू 92 184, यानी हमने डिबेंचर्स को बाय किया 184 पे। लेकिन इस सवाल में आपके पास फेयर वैल्यू अवेलेबल है 1 जनवरी 2016 पे 186 मिलियन, यानी कि आप इसे बाय कर रहे हो एट अ प्राइस डिफरेंट फ्रॉम फेयर वैल्यू, एट अ प्राइस डिफरेंट फ्रॉम फेयर वैल्यू। तो मैंने इसकी इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू पे ही की थी, मैंने इसकी इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू पे ही की थी। हाँ, जो 3 मिलियन की ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे की थी, इसे फेयर वैल्यू के साथ कैपिटलाइज कर दिया। कैश हमने जो पे किया था वो 92 के हिसाब से यानी कि 184 मिलियन पे किया था और 3 मिलियन की ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी की थी, तो कैश इतना करेक्ट हुआ और यहाँ पे हमारे पास गेन और इनिशियल रिकॉग्निशन अराइज हो गया था। वैसे आपने जितने FAR2 के पास पेपर के क्वेश्चंस देखे होंगे उसमें एग्जामिनर ने अब तक ये हरकत नहीं की होगी, लेकिन आगे कर सकता है कि आपने प्राइस डिफरेंट पे किया हो और आपकी फेयर वैल्यू डे वन पे कुछ और आ रही हो। अब इस इन्वेस्टमेंट को हम सॉल्व करते हैं कि अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे अकाउंट फॉर करते हैं तो सर इस कैटेगरी में या इस केस में हमारी क्या जनरल एंट्री बनती, या इस जनरल एंट्री को समझने से पहले थोड़ा सा हम डिस्काउंट और प्रीमियम वगैरह का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, हमारे पास डेट के केस में हमारे पास डेट के केस में एक कॉन्सेप्ट है कूपन का, एक कॉन्सेप्ट है कूपन का। कूपन क्या होता है सर? कूपन बेसिकली आपकी पीरियोडिक पेमेंट्स होती है। कूपन बेसिकली आपकी एक पीरियोडिक पेमेंट्स होती है। जब भी आप कोई डेट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पीरियोडिकली कोई ना कोई कैश रिटर्न मिल रहा होता है जिसे हम कूपन पेमेंट कर रहे होते हैं। और कूपन का ये जो अमाउंट है ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ये कैलकुलेट किया जाता है फेस वैल्यू इंटू कूपन रेट। फेस वैल्यू इंटू कूपन रेट, हमारे पास कूपन का अमाउंट इस तरह से कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन हमारे पास डेट के केस में जो हमारे पास इंटरेस्ट इनकम अराइज होती है वो जरूरी नहीं है कि वो कूपन के बराबर ही आ रही है, वो जरूरी नहीं है कि वो कूपन के बराबर आ रही हो। ये कूपन के बराबर भी हो सकती है, ये कूपन से ज्यादा भी हो सकती है, ये कूपन से कम भी हो सकती है। तो इंटरेस्ट इनकम को हम रिकॉग्नाइज करने के लिए IRR यूज करते हैं। इंटरेस्ट इनकम को हम रिकॉग्नाइज करने के लिए IRR यूज करते हैं और हम करते क्या है कि हम अपनी ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट, हम अपनी ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट पे IRR परसेंटेजेस अप्लाई करते हैं। हमारे पास इंटरेस्ट इनकम अगर डेट इन्वेस्टमेंट है या इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी है। कौन कौन से ऐसे रीजंस होंगे जिसकी वजह से आपका कूपन रेट आपकी IRR से डिफरेंट आ रहा होगा? कौन कौन से ऐसे रीजंस होंगे जब आपका कूपन रेट IRR से डिफरेंट आ रहा होगा? सर कुछ 5 रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी कूपन रेट IRR से डिफरेंट हो रहा होगा। नंबर वन, ट्रांजेक्शन कॉस्ट। नंबर वन, ट्रांजेक्शन कॉस्ट इफ कैपिटलाइज्ड। अगर हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रहे हैं, अगर हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रहे हैं तो ये आपकी फाइनेंशियल एसेट की कैरिंग वैल्यू को बढ़ा देगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू को कम कर देगा। इससे अल्टीमेटली होगा ये कि आपका ARR आपके कूपन से डिफरेंट हो रहा होगा। इसी तरह हो सकता है, इसी तरह हो सकता है कि आपकी इशुएंस एट डिस्काउंट हुई भी हो या फिर इशुएंस एट प्रीमियम हुई भी हो। आपने कोई डेट इन्वेस्टमेंट बाय किया हो या आपने कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी इशू की हो और आपने उस फाइनेंशियल लायबिलिटी को या डेट इन्वेस्टमेंट को डिस्काउंट पे इशू किया हो या प्रीमियम पे इशू किया हो। जब आप एक डेट इंस्ट्रूमेंट को डिस्काउंट या प्रीमियम पे इशू करते हो, उसकी फेस वैल्यू से कम या ज्यादा की प्राइस पे बाय या इशू करते हो, तो इस केस में भी आपका IRR आपके कूपन से डिफरेंट हो रहा होता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास मेच्योरिटी पे जो रिडेम्पशन है वो एट डिस्काउंट हो रही हो या मेच्योरिटी पे जो रिडेम्पशन है वो एट प्रीमियम हो रही हो। तो इन पांच में से किसी एक या एक से ज्यादा रीजन होने की वजह से कंक्लूजन ही निकलेगा कि आपका IRR आपकी कूपन के बराबर नहीं आएगा। IRR कोई अलग रेट चल रहा होगा, कूपन कोई अलग रेट चल रहा होगा। कूपन की रेलेवेंस रह जाएगी सिर्फ कूपन की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट। हम IRR को यूज करेंगे इंटरेस्ट इनकम वर्कआउट करने के लिए, ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट पे IRR अप्लाई कर रहे होंगे। अगर मैं किसी डेट इन्वेस्टमेंट पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर करता हूं, किसी डेट इन्वेस्टमेंट को डिस्काउंट पे बाय करता हूं, किसी डेट इन्वेस्टमेंट को प्रीमियम पे बाय करता हूं, कोई डेट इन्वेस्टमेंट डिस्काउंट पे रिडीम होती है, कोई डेट इन्वेस्टमेंट प्रीमियम पे रिडीम होती है, इन पांच में से अगर कोई एक या एक से ज्यादा रीजन है तो देयर मस्ट बी अ डिफरेंस बिटवीन द IRR एंड द कूपन रेट।
और कूपन आईआरआर के बराबर कब आ रहा होगा? सर कूपन आईआरआर के बराबर उस वक्त आ रहा होगा जब ये कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती होगी। ये जो हमने सवाल देखा था, सर इस सवाल में हम 2 मिलियन डिबेंचर्स बाय कर रहे थे जिनकी फेयर वैल्यू 100 रुपए थी। यानी कि हमारी फेस वैल्यू इन टोटलिटी कितनी थी? 200 मिलियन। इन टोटलिटी फेस वैल्यू कितनी थी? 200 मिलियन। और हमने जब बाय किया उस वक्त की फेयर वैल्यू कितनी थी? 186। तो इसका मतलब है कि फेस वैल्यू अगर 200 है और हमने बाय किया 186 की फेयर वैल्यू पे, तो यहाँ पे हम फेस वैल्यू से कम पे बाय कर रहे हैं, आईआरआर कूपन से डिफरेंट होगा। फिर यहाँ पे सोने पे सुहागा ये भी था कि 3 मिलियन की ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी थी, तो इस 3 मिलियन की ट्रांजेक्शन कॉस्ट की वजह से भी आईआरआर हमारा कूपन से डिफरेंट आ रहा। फिर यहाँ पर एक और खास बात थी, यहाँ पे जो कूपन रेट था ना वो कांस्टेंट नहीं था। पहले साल 0%, दूसरे साल 6%, तीसरे साल ऑनवर्ड्स 10% का कूपन था। तो चूंकि इस डेट इन्वेस्टमेंट में स्पेसिफिकली इलस्ट्रेशन में इतनी वेरिएशन थी कि हमारा कूपन कुछ अलग ही चल रहा है, जबकि आईआरआर हमारा 8.9% आ रहा था। क्या ये बात समझ आती है हमें? अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट को, अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के तहत अकाउंट फॉर करता हूं। देखिए आपके सवाल के अंदर एक आपको आईआरआर कैलकुलेट करके दिया हुआ है। ऑब्वियसली जब ये आईआरआर कैलकुलेट हुआ होगा तो इस आईआरआर के अंदर दो चीजें इनकॉर्पोरेट कर दी गई होगी। नंबर वन, फेस वैल्यू और डे वन की फेयर वैल्यू का डिफरेंस। फेस वैल्यू और डे वन की फेयर वैल्यू का डिफरेंस। और नंबर टू ट्रांजिशन कॉस्ट। हमने जब इस सवाल को अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से सॉल्व किया, तो हमने 8.9% का आईआरआर इस्तेमाल करके ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट पे आईआरआर के हिसाब से इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड किया। जब हम इस सवाल को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से सॉल्व करेंगे जब हम इस सवाल को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से सॉल्व करेंगे, तो भी हम यही आईआरआर इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के केस में भी आप ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हो, और आपने इन्वेस्टमेंट को फेस वैल्यू पे नहीं बल्कि फेस वैल्यू से कम 186 की फेयर वैल्यू पे कैपिटलाइज किया। लेकिन फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के केस में मामला थोड़ा अलग है। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के केस में आपकी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, इसे आप कैपिटलाइज नहीं करते, इसे आप एक्सपेंस आउट कर देते हो। यानी कि इस ट्रांजेक्शन कॉस्ट के एक्सपेंस आउट होने की वजह से अब मैं ये आईआरआर इस्तेमाल नहीं कर सकता जिसके अंदर ट्रांजेक्शन कॉस्ट का इंपैक्ट भी कैपिटलाइज हुआ हुआ है। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के केस में हमें सिंपली ये करना है कि हमें कोई अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाने की जरूरत ही नहीं है। हम सिंपली कूपन के हिसाब से जो इनकम आ रही है उसे पीएनएल में लेकर चले जाएं। हम सिंपली कूपन के हिसाब से जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है उसे पीएनएल में लेकर चले जाएं। और हर साल के आखिर में अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू भी लेकर आए। जो भी फेयर वैल्यू का गेन और लॉस होगा वो अल्टीमेटली पीएनएल में ही वैसे ही रिकॉग्नाइज हो रहा है। तो डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के केस में आपको आईआरआर की जरूरत ही नहीं है। आप कूपन इनकम को पीएनएल में रिकॉर्ड करें और हर साल के आखिर में अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लेकर आए। फेयर वैल्यू का गेन और लॉस पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। किस तरीके से? सर सबसे पहले मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को इनिशियली रिकॉर्ड करूंगा। तो हमारे पास डे वन पे 1 जनवरी 2016 पे एंट्री बनेगी, डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल डेबिट। सर डे वन पे फेयर वैल्यू कितनी है? 186। तो 186 मिलियन से डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल डेबिट हो जाएगा। हमने इस इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करने के लिए कितना कैश पे किया है? सर हमने 2 मिलियन डिबेंचर्स बाय किए 92 की प्राइस पे। हमने 2 मिलियन डिबेंचर्स बाय किए 92 की प्राइस पे, ये बात यहां लिखी थी। यानी कि हमारे पास से कैश आउटफ्लो हुआ था 184 का। हमारे पास जो गेन ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन अराइज हुआ, ये हमारा पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। फिर हमने इस फेयर वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किया, जो प्राइस एक्चुअली पे थी उससे कैश क्रेडिट किया, लेकिन इसके अलावा 3 मिलियन की ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी है। चूंकि ये फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी है तो हम करेंगे क्या? ट्रांजेक्शन कॉस्ट को सिंपली पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर देंगे। 3 मिलियन से ट्रांजेक्शन कॉस्ट डेबिट पीएनएल में और कैश क्रेडिट। सर पीएनएल में हमेशा ही इक्वल होगा। सर पीएनएल में हमेशा ही कूपन रेट इक्वल होगा आईआरआर का। थोड़ी सी ये लंबी चौड़ी डिस्कशन है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं भी तो भी कोई ना कोई प्रीमियम में डिस्काउंट तो होता है ना, तो आईआरआर आना चाहिए। और प्रैक्टिकली या स्टैंडर्ड के हिसाब से चलूं तो पीएनएल के केस में भी आईआरआर कैलकुलेट होता है। लेकिन आईकेएप के मैंने एग्जामिनर को देखा है कि एफएआर2 लेवल के ऊपर वो पीएनएल कैटेगरी में आईआरआर को इस्तेमाल ही नहीं करता। उसके बैक पे वो असम्पशन ये लेता है कि भाई चूंकि फेवर थ्रू पीएनएल कैटेगरी है
वैसे इन दी एंड सारा फेयर वैल्यू का गेन लॉस पीनल में चला जाएगा। तो अब आप कूपन के हिसाब से इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करके इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लेकर आए और सारा फेयर वैल्यू गेन और लॉस पीनल में रिकॉग्नाइज कर दें। सर आपके लेवल पे या इवन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में वो आपसे आईआरआर कैलकुलेट नहीं करवाता, हमें आईआरआर गिवन होता, और अगर कैलकुलेट करवा भी ले तो फिर रॉकेट साइंस नहीं है, हम हाई लो का मैथ फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। अब इस सवाल के अंदर पहले साल के आखिर में कोई कूपन नहीं था, तो मैं कोई कूपन इनकम रिकॉर्ड नहीं करूंगा। लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू कितनी हो गई है, 211, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड कितने पे, 186 पे। तो पहले साल के आखिर में 31 दिसंबर 2016 पे हमारी डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीनल डेबिट और फेयर वैल्यू का गेन पीनल में क्रेडिट हो जाएगा, दैट इज 211 माइनस 186, कितना, 25 का हमारे पास गेन आया, डेट इन्वेस्टमेंट में डेबिट करके फेयर वैल्यू का गेन पीनल में क्रेडिट कर दिया। फिर इसी तरह से तीसरे साल के आखिर में सर इसकी इंटरेस्ट की एंट्री नहीं बनाएंगे, नहीं सर इसकी इंटरेस्ट की एंट्री नहीं बनाएंगे क्योंकि पहले साल का कूपन 0% है, तो हमें कोई कूपन एक्चुअली रिसीव ही नहीं है। तीसरे साल में 31 दिसंबर 2017 में हमें एक कूपन रिसीव होगा, कितना, 6% का। तो हमारे पास कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम पीनल में क्रेडिट, कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। सर 200 की फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 6%, तो ये मेरे ख्याल है 12 से हमने कूपन रिसीव किया, कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हुआ। और अब दूसरे साल के आखिर में हमारी फेयर वैल्यू कितनी है, 190। हमारी बुक्स में कितने पे रिकॉर्डेड है सर, 186 का ओरिजिनली रिकॉर्ड किया था, बढ़ाकर 25, यानी कि हमारी बुक्स में 211 पे रिकॉर्डेड है। तो वैसे 211 से कम करके 190 पे लेकर आना है। हमारे पास फेयर वैल्यू लॉस पीएनएल में डेबिट और डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्रेडिट, 211 और 190 का डिफरेंस, तो ये आ गया 21 का फेयर वैल्यू लॉस। सेम इसी तरह से तीसरे साल के आखिर में 31 दिसंबर 2018 सर में कूपन रिसीव होगा, तो कैश डेबिट 20, कूपन इनकम दैट इज इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में क्रेडिट 20 से। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, 200 मिलियन की फेस वैल्यू है, इसका 10%, तीसरे साल का कूपन रेट 10% है। और फिर तीसरे साल के आखिर में इस इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू कितनी है, 171.2, यानी कि ये 190 से और कम होकर 171.2 हो गई। तो हमारे पास फेयर वैल्यू लॉस पीएनएल में डेबिट, डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्रेडिट 18.8, 18.8, ये कैलकुलेट हुआ एज अ डिफरेंस बिटवीन 190 एंड 171, 190 एंड 171.2। 3 साल के आखिर में कूपन इनकम रिकॉर्ड करने के बाद और अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लाने के बाद तीसरे साल के आखिर में हमारी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग वैल्यू हो गई है 171.2। फिर कहता है 2 जनवरी पे हमने इन डिबेंचर्स को 84 रुपए के हिसाब से बेचा और 1 मिलियन की ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की। तो अब ईयर एंड के बस 1-2 दिन बाद ही बेच रहा हूँ, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे पास, सॉरी, ईयर एंड के 1-2 दिन बाद, ईयर एंड के 2 दिन बाद में बेच रहा हूँ। डिस्पोजल हमने किए 84 रुपए के हिसाब से, डिस्पोजल हमने किए 84 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पे अब डिस्पोजल डेट पे कोई फेयर वैल्यू नहीं बताया, पहले मैं इसे फेयर वैल्यू पे लेकर आऊंगा, पहले मैं इसे फेयर वैल्यू पे लेकर आऊंगा, यानी कि हमारे पास एंट्री बनेगी 2 जनवरी 2019 पे कैरिंग अमाउंट है 171.2, फेयर वैल्यू है 84 के हिसाब से, 2 मिलियन इंटू 84, 168। अगर हम इसे फेयर वैल्यू पे लेकर आए तो मजीद फेयर वैल्यू का लॉस आ रहा है 3.8। एंट्री क्या बनेगी, फेयर वैल्यू लॉस पीएनएल में डेबिट 3.2, फेयर वैल्यू लॉस पीएनएल में डेबिट और डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्रेडिट 3.2, 3.2। और अब फाइनली हमने इसको बेचा तो हमारे पास कैश डेबिट होगा कितने से,
2 मिलियन डिबेंचर्स के अगेंस्ट 84 रुपए और 1 मिलियन की हमने ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी इनकर की है। तो हमारे पास कैश डेबिट होगा 167 से, हमारे पास डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीनल क्रेडिट हो जाएगी 168 से, और यहाँ पे बेसिकली आपके पास एक का लॉस आया जो कि इफेक्टिवली ट्रांजेक्शन कॉस्ट का लॉस है जो कि पीएनएल में एक्सपेंस आउट हो जाएगा। क्या ये समझ आता है? हमें इसे कॉपी करें तो फिर हम इस सवाल का लास्ट सिनेरियो, अगर डेट इन्वेस्टमेंट को ओसीआई में रखा जाए तो इसे कैसे अकाउंट फॉर करेंगे उसे भी सॉल्व करता है। सर थर्ड सिनेरियो पे आते हैं कि अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में मेजर करते, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मॉडल में क्लासिफाई करते, तो क्या जनरल एंट्रीज बनती है हमारी? डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, इस केस में मैं अपनी इन्वेस्टमेंट डे वन पे 1 जनवरी 16 पे फेयर वैल्यू पे कैपिटलाइज करता, तो डे वन पे हमारे पास फेयर वैल्यू कितनी है? सर डे वन पे हमारे पास फेयर वैल्यू 186, 186, और चूंकि ओसीआई कैटेगरी है तो जो 3 मिलियन की ट्रांजेक्शन कॉस्ट है ये हमारी कैपिटलाइज हो जाएगी, तो डे वन पे रिकॉग्निशन होगी 189 की। हमारे पास से कितना कैश गया? सर हमने इन 2 मिलियन डिबेंचर्स को बाय करने के लिए 92 मिलियन 92 के हिसाब से पे किया है, और 3 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे की है, कितना? 187। और यहां भी जो गेन ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन आया ये पीएनएल में ही रिकॉर्ड होगा, इवन तो कि ओसीआई कैटेगरी है लेकिन जो इनिशियल रिकॉग्निशन का गेन है ये हर कैटेगरी में पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। डिस्पोजल का गेन भी। अब यहाँ पे हमें हर साल के आखिर में चीजों को अकाउंट फॉर करने के लिए एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल चाहिए होगा। तो मैं एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना लेता हूं, जिसमें हमारे पास ईयर एंड ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट, इंटरेस्ट यूजिंग द IRR ऑफ 8.9%, कूपन और क्लोजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट। पहला साल है हमारा 31 दिसंबर 2016, दूसरा साल है हमारा 31 दिसंबर 2017, तीसरा साल है हमारा 31 दिसंबर 18। डे वन पे हमने इस इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किया है 189 की वैल्यू पे, तो ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट आ जाएगी 189। कूपन रेट हमारे पास पहले साल 0% था, फिर 6%, फिर आने वाले सालों में 10%। तो पहले साल कूपन का कोई कैश फ्लो नहीं आएगा, फिर 6% के हिसाब से 12, और फिर 10% के हिसाब से 20। जरा इसे अगर हम पूरा करें, 116.82 क्लोजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट 205.82, फिर 205.82 18.32 224.1 224.13 19.95 0.08 224.08। ये हमने 3 सालों का अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना लिया। डे वन पे हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया था इंक्लूडिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अब पहले साल के आखिर में 31 दिसंबर 2016 पे हमें एज पर दी अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल यूजिंग दी IRR इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करनी है 16.82। तो हमारे पास ये 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 वाली इसका जो क्लोजिंग आ रहा है 912 है।
212.14, 212.14, 18.88, 211.02। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर हो गया था, हमने इसको सही कर दी। अब देखिए पहले साल के आखिर में कोई कूपन की पेमेंट नहीं है, कोई कूपन की रिसीविंग नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट इनकम तो है 16.82। तो मैं इंटरेस्ट इनकम की एंट्री बनाऊंगा। डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेबिट, इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में क्रेडिट, और पहले साल की इंटरेस्ट इनकम है 16.82। अब जब आपने पहले साल के आखिर में अपनी इंटरेस्ट इनकम को रिकॉर्ड किया, अपनी डेट इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया, तो 31 दिसंबर 2016 पे आपकी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट हो गई 189 प्लस 16.82, तो ये बन रहा है 205.82। ये सिर्फ पहले साल होगा कि जो आपकी कैरिंग अमाउंट आ रही है ना, वो ओपनिंग अमोटाइज, वो क्लोजिंग अमोटाइज कॉस्ट के बराबर होगी। ये सिर्फ पहले साल में होगा, सब्सिक्वेंट ईयर्स में नहीं होगा। सब्सिक्वेंट ईयर्स में ऐसा क्यों नहीं होगा, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले साल के आखिर में ओपनिंग वैल्यू में जब हमने इंटरेस्ट कैपिटलाइज का पोर्शन ऐड किया, तो ये हमारी कैरिंग वैल्यू आई, और यही हमारी अमोटाइज कॉस्ट। क्योंकि हम डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई चला रहे हैं, तो हमें पहले साल के आखिर में से फेयर वैल्यू 211 पे लाना है। पहले साल के आखिर में फेयर वैल्यू 211 पे लाना है। सर इसकी फेयर वैल्यू 211, यानी कि यहाँ पे हमें फेयर वैल्यू का गेन रिकॉर्ड करना है कितना, 6 5.18। 5.18 का हमें फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करना है। हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेबिट, फेयर वैल्यू गेन ओसीआई में क्रेडिट, फेयर वैल्यू गेन ओसीआई में क्रेडिट 5.18, 5.18। ये हमारी पहले साल की जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। ये हमारी पहले साल की जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई, और फेयर वैल्यू पे लाने से हमारी इन्वेस्टमेंट 211 की फेयर वैल्यू पे आ गई। जी कौन रेट की होता तभी हमारे फर्स्ट ईयर वाला इक्वल ही आता। यस, पहले साल के आखिर में आपकी कैरिंग वैल्यू क्लोजिंग अमाउंट उसके बराबर ही आएगी, कूपन की पेमेंट होती तो भी। लेकिन सेकंड ईयर में क्या होगा कि 31 दिसंबर 2017 पे आप कूपन और इंटरेस्ट की एंट्री बनाओगे। आपको कूपन रिसीव होगा 12 मिलियन, ये हमें अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में नजर भी आ रहा था। इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करोगे 18.32, इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करोगे 18.32, और इन दोनों का डिफरेंशियल हमारी डेट इन्वेस्टमेंट में कैपिटलाइज हो जाएगा 6.32। अब अगर कोई मुझसे कहे कि दूसरे साल के आखिर में अमोटाइज कॉस्ट क्या, दूसरे साल के आखिर में कैरिंग वैल्यू क्या होगी, तो दूसरे साल के आखिर की कैरिंग वैल्यू अमोटाइज कॉस्ट के बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये 212 का नंबर, तो 205 की अमोटाइज कॉस्ट में इंटरेस्ट ऐड करके कूपन माइनस करके निकला है। जबकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारी इन्वेस्टमेंट 211 की फेयर वैल्यू पे थी, और 211 में हमने 6.32 ऐड किया, 211 में हमने 6.32 ऐड किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 दिसंबर 2017 पे हमारी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट 211 प्लस 6.32, 217.32 है। जबकि अमोटाइज कॉस्ट कितनी है, 212। पहले साल के आखिर में जो अमोटाइज कॉस्ट है वही कैरिंग वैल्यू के बराबर होगी, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर्स में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अमोटाइजेशन स्केड्यूल में अमोटाइज कॉस्ट में इंटरेस्ट और कूपन का डिफरेंशियल ऐड हो रहा है, जबकि बुक्स में ओपनिंग फेयर वैल्यू में इंटरेस्ट और कूपन का डिफरेंस ऐड हो रहा है। अब हमें इस 217.32 की कैरिंग वैल्यू वाली इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लाना है, और फेयर वैल्यू कितनी है दूसरे साल के आखिर में, 190। तो फेयर वैल्यू 190 डिफरेंशियल 27.32 का फेयर वैल्यू लॉस। तो हमारे पास एंट्री बनेगी फेयर वैल्यू लॉस ओसीआई में डेबिट, डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्रेडिट 27.32, 27.32। क्लियर है।
सर फिर लास्ट ईयर की एंट्री बनाएंगे 31 दिसंबर 2018। 31 दिसंबर 2018 पे पहले तो कूपन की एंट्री बनेगी। कूपन कितना? 30 साल का कूपन है 20। तो कैश डेबिट हो जाएगा 20 से। इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होगी एज पर दी अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। और इंटरेस्ट इनकम में अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में 18.88। 18.88। इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो हमारी डेट इन्वेस्टमेंट में कैपिटलाइज हो जाएगा। डेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डेबिट नहीं क्रेडिट हो रही है। कितने से? 1.12। अब इसी तरह से तीसरे साल के आखिर में अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में तो क्लोजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट कितनी आ रही है? 211.02। लेकिन ये कैरिंग वैल्यू नहीं है। कैरिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर 31 दिसंबर 18 पे कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट होगी। लास्ट ईयर हम 190 की फेयर वैल्यू पे लाए थे, तो हमारी ओपनिंग कैरिंग वैल्यू 190। और इस एंट्री में हमने डेट इन्वेस्टमेंट को 1.12 से क्रेडिट किया। 1.12 से क्रेडिट किया तो हमारी कैरिंग वैल्यू आ गई 188.88। तीसरे साल के आखिर में इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू कितनी है? सर तीसरे साल के आखिर में इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू है 171.2। तो 171.2 यानी कि मजीद फेयर वैल्यू लॉस आ रहा है 17.68। हमारी एंट्री बन जाएगी फेयर वैल्यू लॉस ओसीआई में डेबिट, डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्रेडिट 17.68। 17.68। सर ये एंट्री करने के बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 171.2 की फेयर वैल्यू पे लेकर आ गए हो। अब यहाँ पे आपका तीसरा साल भी खत्म हो गया। अब हमारे पास जनवरी 2019 सेकेंड जनवरी 2019 में हमारी कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है? 171.2। और सेकेंड जनवरी पे हमने इसको बेचा है 84 रुपए के हिसाब से, यानी कि सेकेंड जनवरी पे फेयर वैल्यू कितनी है 2 मिलियन डिबेंचर्स की? 184 के हिसाब से 168। यानी कि मजीद सेकंड जनवरी पे फेयर वैल्यू लॉस आ रहा है 3.2। तो हम इस फेयर वैल्यू के लॉस को रिकॉर्ड करेंगे। फेयर वैल्यू लॉस ओसीआई में डेबिट। सर पीनल में नहीं होगा, नहीं सर, अभी तो इन्वेस्टमेंट ही खेल रहे हैं ना। अभी डिडक्टिव मैथ थोड़ी कर रहे हैं, पहले इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे ला रहे हैं। और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्रेडिट कितने से? 3.2। 3.2। अब आप इस इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हो तो आपके पास कैश डेबिट होगा कितना? सर हमारे पास 2 × 184 के हिसाब से कैश, 184 नहीं 84, 2 × 84 के हिसाब से कैश डेबिट हुआ। और एक की ट्रांजेक्शन कॉस्ट 1 मिलियन की ट्रांजेक्शन कॉस्ट, आपके पास नेट कैश डेबिट हुआ 167 से। डेट इन्वेस्टमेंट हमारी क्रेडिट होगी 168 से। और 1 का लॉस ऑन डिस्पोजल आया जो बेसिकली यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट की वजह से आ रहा है। ये आपका पीएनएल में रिकॉर्ड होगा 1 रुपए, 1 मिलियन। और अब एक लास्ट एंट्री, चूंकि डेट इन्वेस्टमेंट फेवल थ्रू ओसीआई है और ये डिस्पोज ऑफ हो गई है, जो जितना ओसीआई में डेबिट या क्रेडिट बैलेंस बचा है इसे हम पीएनएल में रिसाइकिल कर देंगे। सर कितना डेबिट क्रेडिट बैलेंस बचा है? देखें, पहले साल में आपने 5.18 का क्रेडिट बैलेंस रिकॉर्ड किया था। दूसरे साल में आपने 27.32 का डेबिट बैलेंस रिकॉर्ड किया था। तीसरे साल आपने 17.68 का डेबिट बैलेंस रिकॉर्ड किया था। और चौथे साल में आपने 3.2 का डेबिट बैलेंस। तो जरा कैलकुलेटर करें, 5.18 माइनस 27.32, 5.18 माइनस 27.32 माइनस 17.68 माइनस 3.2, 43.02 का हमारे पास डेबिट बैलेंस रखा हुआ है। 43.02 का हमारे पास डेबिट बैलेंस रखा हुआ है। मैं अपना फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई क्रेडिट कर दूंगा और फेयर वैल्यू गेन
रिसाइकलिंग या रिसाइकल्ड पीएनएल में डेबिट कर दूंगा 47.02, क्योंकि डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की केस में जब आपकी इन्वेस्टमेंट डिस्पोज ऑफ होगी 43.0 43.02 माइनस माइनस 43.02 तो डेबिट बैलेंस था। सीआई नेगेटिव तो होगा। हाँ हाँ, अब जब देखो पहले साल के आखिर में ये ओसीआई में पॉजिटिव बैलेंस होगा, दूसरे साल के आखिर में ये नेगेटिव बैलेंस होगा, दूसरे साल की ओसीआई में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ये लॉस आ रहा होगा, तीसरे साल की ओसीआई में ये लॉस आ रहा होगा, चौथे साल की ओसीआई में ये लॉस आ रहा होगा, और फिर अपनी रिसाइकलिंग की तब ये ओसीआई में क्रेडिट हो जाएगा पॉजिटिव और पीएनएल में नेगेटिव हो जाएगा 43.3। क्लियर है यहाँ तक? सर ओसी से उठा के पीने में डाल। ओसीआई से उठा के पीएनएल में डाल। सर ये जो डिस्पोजल एंटी मनी पीएनएल और इसके अंदर भी ओसीआई दोनों में जो एक्सपेंस आउट हो रहा है वो पीएनएल में ही हो रहा है ट्रांजैक्शन डिस्पोजल का पीएनएल, डिस्पोजल का पीएनएल। हाँ डिस्पोजल का गेन और लॉस। यहाँ पे डिस्पोजल गेन और लॉस क्यों है? क्योंकि हम बेच तो फेयर वैल्यू पे रहे, लेकिन हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ रही है, उसकी वजह से डिस्पोजल पे लॉस आ रहा है 1 बिलियन का। इस कैटेगरी में भी आया था ये और इसमें भी आया था। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? कॉपी करें इससे, कोई चीज नहीं समझ आ रही तो मुझसे पूछें, फिर हम इसके बाद IS-21 स्टार्ट करेंगे। सर इक्विटी इन्वेस्टमेंट बोनस की क्या अरेंजमेंट होती है?